Hello everyone, welcome to lecture number 4 of our 360 degree revision series of SST for class 10th। एंड ये वीडियो नंबर 4 है। उम्मीद करता हूँ आपने पिछले 3 लेक्चर देख रखे होंगे, जिससे कि एक प्रॉपर फ्लो मेंटेन रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जिसमें कि रिसोर्स प्लानिंग जो हम करते हैं, किसी भी रिसोर्स का इस्तेमाल किस तरीके से जाए उसकी प्लानिंग करते हैं, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, यानी बहुत ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस है इसको डिसाइड करना। ऐसा क्यों? पहली बात तो आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज। पहले तो पहचानना पड़ेगा ना उसको कि कौन सा रिसोर्स है। ठीक है, फिर रिसोर्स को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास इन्वेंट्री है, यानी कि हमारे पास मशीनें हैं, उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या करते हैं, सर्वे करते हैं, मैपिंग करते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव ये सारे एनालिसिस किए जाते हैं उसके, जिसमें कि बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और बहुत मुश्किल प्रोसेस भी है। दूसरा है कि इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर प्लान बनाना कि कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी, कौन से राइट स्किल लगेंगे उसके ऊपर। ठीक है, कहाँ पे इसका इंस्टीट्यूशन सेटअप किया जाएगा, यानी कहाँ पे इसकी फैक्ट्री वगैरह स्टैब्लिश की जाएगी, वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। उसके अलावा अब रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान जो है, ठीक है, आप उसको इस तरीके से बनाएंगे कि वो पूरे नेशन की डेवलपमेंट के अंदर हेल्प करे। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम रहती है। उसके अलावा जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज का इस प्रकार से इस्तेमाल हो कि वो आज भी फायदा करे और कल भी फायदा कर रहे हो। ठीक है, यानी कि सारे रिसोर्सेज आज इस्तेमाल करके हम खत्म कर दें। अगला क्वेश्चन है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो धीरे धीरे टाउन्स और सिटीज के अंदर कम क्यों हो गया था, स्लो क्यों होने लग गया था। इसका रीजन है कि जो खादी था, खादी ज्यादा एक्सपेंसिव था रेदर देन जो उन लोगों के कपड़े थे, उनके जो क्लोथ्स बन रहे थे मिल के अंदर, उसके मुकाबले खादी ज्यादा महंगा था, तो पुअर लोग उसको खरीद नहीं सकते थे। लोगों ने क्या किया, चीप मशीन मेड क्लोथ्स खरीदने वापस शुरू कर दिए, जो कि ब्रिटिशर्स के थे। लोगों ने ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को बॉयकॉट तो किया, लेकिन उसे क्या प्रॉब्लम आई कि इंडियन इंस्टीट्यूट्स को मतलब सेटअप होना था, लेकिन वो सेटअप होने बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स फिर से जीतने लग गए। स्टूडेंट्स और टीचर्स जिन लोगों ने स्कूल जाना बंद किया था, वापस वो स्कूल में जाके काम करने लग गए। लॉयर्स ने फिर से कोर्ट्स में जाना स्टार्ट कर दिया था। तो इस तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट धीरे धीरे स्लो डाउन होने लग गया था। अगला क्वेश्चन है कि विमेंस का क्या रोल रहा था प्रिंट कल्चर के लिए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो विमेंस ने क्या करी थी, बुक्स लिखी थी अपने टाइम में, जिससे वो अपने एक्सपीरियंसेस को हाईलाइट कर रही थी। उन्होंने ऐसी जर्नल्स लिखी थी जिसके अंदर विमेन एजुकेट होनी चाहिए इसके बारे में बात कही गई थी। ठीक है, उन्होंने ऐसे इश्यूज डिस्कस किए थे, जैसे कि विमेन एजुकेशन के बारे में, विडोहुड के बारे में, विडो रीमैरिज के बारे में। ठीक है, और नेशनल मूवमेंट के बारे में उन्होंने डिस्कस किया था। इससे क्या पता चलता है कि उनको जो है काफ़ी अच्छे तरीके से अपने विचारों को प्रकट करने का मौका मिला प्रिंट कल्चर के टाइम पे। ठीक है, अब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट विमेन राइटर्स हैं, उनकी बुक्स है जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि सुंदरी देवी की कौन सी है, अमर जीवन है, जो कि बंगाली लैंग्वेज के अंदर है। वैसे ही कैलाश बाशिनी देवी की है छोटो ओ बोरो, जो ये भी बंगाली लैंग्वेज के अंदर है। उसका ताराबाई शिंदे, शिंदे समझ में आता है, महाराष्ट्र की तरह बात करें तो मराठी लैंग्वेज में ये। और ठीक है, श्री पुरुष तुलना, स्त्री पुरुष तुलना। उसके अलावा पंडिता रामाबाई ने लिखी है द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, और ये आपकी इंग्लिश के अंदर है। ठीक है, तो ये बुक्स आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि आपको दो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स बताने थे जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने किए हुए एग्रीकल्चर के लिए। तो पहले तो ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए, व्हाइट रेवोल्यूशन लेके आए। ठीक है, वेदर बुलेटिन, यानी कि वेदर फोरकास्ट होगा तो फार्मर्स को देख के पता लग जाएगा ना कैसे उनको फसल उगानी क्या नहीं करना है, उसके हिसाब से एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स लेके आए, जैसे कि रेडियो टेलीविजन पे प्रचार करने लग गए, जिससे कि एग्रीकल्चर के बारे में और ज्यादा लोगों को पता चल सके। HYV सीड्स लेके आए, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स है, जिससे कि फसल और अच्छी हो सके। फर्टिलाइजर्स का यूज ज्यादा हो, मैन्योर ज्यादा इस्तेमाल हो, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का ज्यादा इस्तेमाल हो। ये सारे के सारे रिफॉर्म्स हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने किए थे एग्रीकल्चर के लिए। अगला क्वेश्चन है कि आपको दो एस्पेक्ट्स बताने ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी के। ऑक्यूपेशनल मतलब क्या होता है, कोई सा भी काम वगैरह करते हैं। शिफ्ट फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर, मोबिलिटी मतलब क्या होता है, मूव करना एक जगह से दूसरी जगह पे, तो एक ऑक्यूपेशन से दूसरे ऑक्यूपेशन के अंदर जाना। जब भी देखो कोई सी नई जनरेशन आती है, ठीक है, तो वो कौन सा ऑक्यूपेशन फॉलो करती है। मान लो कि आपके पूर्वज जो काम करते थे, हो सकता है वही काम आज आप कर रहे हो। ठीक है, यही बात यहाँ पे कही गई है। जब भी नई जनरेशन आती है तो वो पुराने जो उनके फैमिली में जो काम वगैरह चल रहा था, उनके एंसेस्टर्स जो काम कर रहे थे उसी के ऊपर काम करने लग जाती है। सोशल इकोनॉमिक चेंजेस आर हैपनिंग ड्यू टू ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। अब ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी के चलते होता है क्या है कि बहुत सारे इकोनॉमिक चेंजेस हमारे देखने को मिलते हैं। तो ये दो एस्पेक्ट है इसके जो हमें पता होने चाहिए। अब यहाँ पे एक MCQ जिसमें कह रहे हैं कि इसमें से बताना है कि इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी इंडिया की 1991 के अंदर वो क्या थी। तो याद रखना 1991 का इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उस टाइम पे क्या किया था इंडिया ने, ट्रेड बैरियर्स हटा दिए थे। ट्रेड बैरियर्स हटाए थे जिससे कि हम पूरी दुनिया के अंदर compete कर सके। अगला क्वेश्चन यहाँ पे मैचिंग है। तो देखो, मैचिंग कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन अ स्लोप। ठीक है, तो वाटर बहुत ज़्यादा मात्रा में मतलब फ्लो करता है एक एरिया पे स्लोप की तरह पे। तो इसमें ये किसमें देखने को मिलता है, ये आपका शीट इरोजन के अंदर होता है। प्लफिंग इन रॉन्ग वे, गलत तरीके से प्लफ करना मतलब खेत जोतना। ठीक है, और तो ये मतलब किस में आएगा, गलत तरीके से कर रहे हैं ना, तो डिफेक्टिव मेथड होगा एक फार्मिंग का गलत तरीका है।
ठीक है, तो इसे समझ में आता है सी का 1 और डी का 2 जिसमें हो जाएगा उसी आंसर हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं गली इरोजन क्या होता है। जब रनिंग वाटर जो है कट करते हुए जाता है क्ले सॉइल्स को और बहुत डीप चैनल्स बनाता है, बहुत गहरे गहरे रास्ते बनाता है, उसे गली इरोजन बोलते हैं। ठीक है, जो कि नुकसान करता है। उसके अलावा विंड इरोजन क्या होता है, जब विंड आपकी जो है मतलब खराब हो जाती है, विंड विंड खराब होती है, सॉरी सॉइल खराब हो जाती है आपकी। ठीक है, अगला यहाँ पे कि इसमें से कौन सा माइनॉरिटी ग्रुप था श्रीलंका के अंदर, तो क्रिश्चियंस वहाँ पे माइनॉरिटी के अंदर थे। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो ऑफिसर्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें मेयर बोला जाता है। बहुत छोटे बच्चों का क्लास क्वेश्चन नहीं, कोई बता सकता है इसको। अब यहाँ पे अगला है कि इसमें से कौन सी कंट्रीज थी जिन्होंने की सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था विमेंस के मामले में पॉलिटिक्स के अंदर, तो इसका आंसर है फिनलैंड। उसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगला कि इसमें से कौन सी कंडीशन है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर होनी ही चाहिए, तो डेमोक्रेसी होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखा कि आपको पेयर करेक्ट वाला चूज करना है। तो देखो सरदार पटेल जी का रिलेशन किससे है, बरडोली सत्याग्रह से है। उसके अलावा भगत सिंह का HSRA पार्टी से है, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी से है। ठीक है, और फिर यहाँ पे करेक्ट कौन सा, करेक्ट हमारा एक ही यहाँ पे जो कि जवाहरलाल नेहरू का ओद किसान सभा है, तो ये आपका सही आंसर होगा इसके अंदर। अब मैप के अंदर पूछा गया आपसे कि आपको वो प्लेस बतानी जहाँ पे महात्मा गांधी ने सॉल्ट लो ब्रेक किया, तो कहाँ किया था, डांडी में किया था, गुजरात के अंदर। सिंपल है बिल्कुल। आपको वो प्लेस बतानी जहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था 1927 के अंदर, तो कहाँ हुआ था, मद्रास चेन्नई के अंदर हुआ था। हीराकुंड डैम आपको बताना है, हीराकुंड डैम। ठीक है, तो ये रहा आपका हीराकुंड डैम हो गया यहाँ पे। उसके अलावा मुंबई में आपको सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क बताना है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ठीक है, और राजा सांची जो है एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आपका। ठीक है, तो राजा सांची आप मार्क कर देंगे यहाँ पे। उसके अलावा नरोरा, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि पहले भी आ रखा है, यूपी के अंदर था, हमने डिस्कस कर रखा है उसको पहले भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर कैसे पीसफुल यानी शांतिपूर्वक और हार्मोनियस लाइफ चलती है। हार्मोनियस लाइफ मतलब सब एक सिंक में काम कर रहे होते हैं, सिटीजन सारे अच्छे से रहते हैं, खुशी से रहते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे का रीजन बताने क्या क्या है। तो पहले देखो मतलब ये छोड़ो, इसको रहने दो। मैंने लिखा ना प्लीज चेक योरसेल्फ, क्योंकि डेमोक्रेसी के ऊपर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर भी। वही सारे पॉइंट जो जितने पॉइंट डिस्कस कर रहे हो ना अब तक, सारे पॉइंट लिख दो, वही आपका सही आंसर है। क्योंकि डेमोक्रेसी से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन है, सबके अंदर वही सेम पॉइंट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आपको जरूरत नहीं बार बार इसको देखने की। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं जिसमें कह रहे हैं कि आपको दो मेजर्स बताने थे जिससे कि आप फॉरेस्ट को बचा सके। फॉरेस्ट को बचाने के लिए क्या करें, सिंपल सी बात है, पहले तो पेड़ काटना कम कर दो, जरूरत से ज्यादा पेड़ मत काटो, पहली बात। दूसरी बात का ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। तीसरी बात, पेपर प्रोडक्ट जो भी आप बनाते हो उसको आप दोबारा रिसाइकिल करो, बार बार रिसाइकिल करके यूज करो। और गवर्नमेंट ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज बनाए जिससे कि फॉरेस्ट को बचाया जा सके और कम्युनिटीज को अवेयर किया जाए कि वो जो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के बारे में समझ सके। ठीक है, दूसरा कि कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए क्या करें, तो पहले तो सर्वे करो, सर्वे करके पता करो कितनी वाइल्ड लाइफ है, कितने उनके नंबर हैं। ठीक है, वो सब कुछ पता होना चाहिए हमको। उसके अलावा उनके हैबिटेट को बचाओ। कैसे बचाएंगे, पहले जहाँ रहते हैं उसी को तो बचाएंगे, तो जंगलों को बचाएंगे तो खुद ब खुद जहाँ रहने वाले एनिमल्स हैं वो भी बच जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा उनको पॉल्यूशन और नेचुरल हजार्ड से बचाना होगा, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है उससे। उसके अलावा बायोस्फेयर्स बनाने पड़ेंगे, यानी कि ऐसी जगह बनानी पड़ेगी जैसे नेशनल पार्क हो गया, सेंचुरीज होगी, बनानी पड़ेगी जहाँ पे उनको प्रोटेक्ट करके रखा जा सके। और स्ट्रिक्ट लॉज बनाने पड़ेंगे जिससे कि उनकी हंटिंग और पोचिंग ना हो। उसके अलावा कुछ ऐसे प्रोग्राम जैसे कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट हो गया आपका। ठीक है, इस तरीके के प्रोग्राम सबको चलाने पड़ेंगे उनके कंजर्वेशन के लिए। अब यहाँ पे छोटा सा इन्फॉर्मेशन कि इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है मैंने जो कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का, मात्र 18 मिनट का वीडियो है। आप इस वीडियो को जरूर देखें, बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेड है। और इसका डिजिटल PDF आपको उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करके उसको एक बार पढ़ सकते हैं आराम से। तो वो बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो। अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं कि सिल्क रूट। सिल्क रूट के बारे में सुन रखा होगा। सिल्क रूट जो है एक नेटवर्क था, मतलब ऐसा ट्रेड का रास्ता था जहाँ से चाइना, इंडिया, मिडिल ईस्ट का एरिया, यूरोप, सबके सब आपस में कनेक्ट हो जाते थे। इसमें होता क्या था कि जो सिल्क है, स्पाइसेस है, टेक्सटाइल्स है, प्रीशियस स्टोन्स है, मेटल्स है, इन सबका व्यापार वगैरह होता था। उसके बदले में साथ साथ हमने ये भी देखा कि हमारा जैसे कल्चर है, एक जगह से दूसरी जगह लोग जाएंगे तो कल्चर भी जाएगा, रिलीजन भी फैलेगा, लोगों के आइडियाज भी फैलेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ भी फैल रहा था। और बात करें बुद्धिज्म की, तो बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा मात्रा में फैला था, इंडिया से कहाँ तक, दूसरे पार्ट्स तक, एशिया में। ठीक है, इन रूट्स के चलते। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मतलब क्वेश्चन क्या है कि सिल्क रूट जो है एक बहुत अच्छा एग्जांपल था वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड का, यानी कि बहुत अच्छा ट्रेड होता था उस टाइम पे। ठीक है, और कल्चर को भी लिंक करता था। इस बात को आपको एक्सप्लेन करना है, तो बहुत सिंपल सी बात है। देखो सिल्क रूट के अंदर था क्या, जैसे कि अब जैसे चाइनीज पोर्ट्री थी, चाइनीज पोर्ट्री जो है उसी रूट से आती जाती थी, टेक्सटाइल्स भी जाते थे, स्पाइसेस भी जाते थे इंडिया से, साउथ ईस्ट एशिया से। ठीक है, रिटर्न में मेटल्स, गोल्ड और सिल्वर आता था यूरोप की तरफ से बहुत ज़्यादा मात्रा में। और ये जो रूट्स थे, ये माना जाता है कि रूट जो क्रिश्चियन एरा से भी पहले से एग्जिस्ट करते थे और लगभग 15 सेंचुरी तक ये सारे रूट्स एग्जिस्ट किया करते थे। ठीक है,
अब यहाँ पे एमसीक्यू इसमें से कौन सा बैंक है जो कि इंडिया के अंदर कंट्रोल करता है इशुएंस ऑफ करेंसी को, यानी जितनी भी करेंसी वगैरह निकलती है उसको कौन कंट्रोल करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर जो डिवाइड किया गया किस बेसिस पे? तो एक्टिविटी से चलते कौन सी एक्टिविटी उसके अंदर होती है उसके हिसाब से डिवाइड किया गया है इनको। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे देखना है क्या पूछा है कि कौन सी कंट्री है जिसका कि सबसे ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हाई है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक हाई है, ठीक है। रैंक मतलब रैंक कैसे होती है? 1 2 3 4 रैंक ऐसे निकलती है सबकी, यानी टॉप 1 रैंक वाला सबसे अच्छा, 2 वाला उससे कम, 3 वाला उससे कम। तो यहाँ देखो 73 रैंक सबसे बेस्ट रैंक है इन सबके अंदर, है ना। इन सब में बेस्ट रैंक कौन सी? 73, यानी कि कंट्री ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कॉन्टेक्स्ट में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है? लिटरेसी रेट का मतलब होता है कि जैसे कोई 7 साल का है, ठीक है, 7 साल का है या उससे ऊपर का है, तो मतलब उसको जो है कोई सी भी एक लैंग्वेज लिखनी और मतलब पढ़नी आती हो तो उसको पढ़ा लिखा माना जाता है, ठीक है। द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 years old एंड अबव, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इरिगेशन सिस्टम जो मेघालय के अंदर इस्तेमाल होता है, हमने पहले भी डिस्कस कर रखा ही है, वो कौन सा सिस्टम है? वो बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। बुद्धिज्म जो है मतलब उस टाइम पे एमर्ज हुआ था बहुत ज्यादा, तो किसकी वजह से एमर्ज हुआ था? सॉरी ये नहीं पूछा है, क्या पूछा इसके अंदर? अच्छा ठीक, उस रीजंस बताने उसके, ठीक है, कि किन कारणों से वो स्प्रेड हुआ था। पहली बात तो देखो अब सिल्क रूट पे हुआ था, हमें तो ये तो पता ही है, अभी हमने डिस्कस किया था इसको, तो हम जानते हैं बुद्धिज्म के बारे में। तो पहली बात तो कल्चरल एक्सचेंज हो रहा था, ऑफ कोर्स हो रहा था। क्या सिल्क रूट इसके पीछे रीजन था? बिल्कुल सही रीजन था। क्या ट्रेड और ट्रैवलर्स इसके पीछे रीजन था? हाँ बिल्कुल सही है। क्या यूरोपियन एफर्ट का कोई लेने देना था इसमें? इसमें कोई यूरोपियन एफर्ट्स का लेने देना नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है जिसमें कि विमेंस का रोल बताना था पॉलिटी के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है, किस प्रकार से उनका रोल है, किस प्रकार से रोल उनका बढ़ता जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था इंडिया के अंदर, हमारे संविधान के अंदर, जिसके तहत 33% रिजर्वेशन जो है विमेंस के लिए फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। ये पॉइंट आपको अच्छे से रिकॉल होना चाहिए। उसके अलावा विमेंस आजकल आप देखोगे तो प्रेसिडेंट भी बन जाती है, लाइक द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर्स में भी देखने को मिलती है आपको, चीफ मिनिस्टर्स भी देखने को मिलती है, ठीक है। और इलेक्शंस में भी बहुत ही ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलता है विमेंस का। विमेंस जो है पंचायत के अंदर भी पार्टिसिपेट कर रही है, तो ये सब कुछ पॉलिटिकल अरेंजमेंट है जो कि हमें पता होनी चाहिए विमेंस की, ठीक है। उसके अलावा 3 चैलेंज बताना जो कि पॉलिटिकल पार्टीज फेस करती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर खुद में इंटरनल डेमोक्रेसी लैक करती है, यानी खुद में ही उनके आपस में बातें नहीं बनती। उसके अलावा अब देखो रेगुलर इंटरनल इलेक्शन कई बार नहीं कराते हैं, जैसे अंदर भी तो खुद के इलेक्शन होनी चाहिए ना, कि कौन किस मतलब पोस्ट पे होल्ड करेगा हमारी पार्टी के अंदर, तो ये लोग खुद वो करते नहीं है और मीटिंग ज्यादा करते नहीं है, ठीक है। उसके अलावा डायनेस्टिक सक्सेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यानी कि कोई आपने पार्टी बना दी, अब उस पार्टी के अंदर जो मेन जो हेड है, अगर वो चाहेगा कि उसका जो बेटा है वही उसकी सीट पर बैठ जाए, ठीक है, तो डायनेस्टिक सक्सेशन भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। उसके अलावा पैसा जब होता है पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, और अब ठीक है पैसा हो गया, किसी मसल पावर है, मसल पावर मतलब कितना पैसा वैसा है, वो सब कुछ पार्टी के अंदर बहुत ही उसके ऊपर डिस्प्यूट चलते रहते हैं। उसके अलावा कई बार क्या होता है कि मीनिंगफुल चॉइस होती है वोटर्स के लिए, अब हमें जैसे चूज करना, अब हमें पता है ना हमें ये पसंद है, ना हमें इसका बेटा पसंद है, ना हमें इसका भाई पसंद है, हम किसको वोट करें, ठीक है, हम वोट किसी को कर ही नहीं सकते, तो हमारे पास मीनिंगलेस चॉइसेस मिल जाती है वहाँ पे, ठीक है, जो हमें नुकसान पहुंचाती है उल्टा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? प्रिमिटिव मतलब होता है जो कि पुराने समय के कुछ हथियार वगैरह इस्तेमाल करके की जाती हो, यानी पुराने समय से चलती है, उसको प्रिमिटिव बोलते हैं, ठीक है। प्रिमिटिव जो फार्मिंग है वो स्मॉल पैचेस हो, बहुत छोटे छोटे लैंड पे की जाती थी, या प्रिमिटिव टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि होई डो, डिगिंग स्टिक्स, ये सारे टूल्स हुआ करते थे उस टाइम पे, याद रखना है मेरे को, ठीक है। और ये जो फार्मिंग थी मानसून पर डिपेंड करती थी, और डिपेंड करती थी नेचुरल फर्टिलिटी कैसे सोइल की, इसमें कोई केमिकल्स वगैरह कुछ इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। इसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते थे। स्लैश एंड बर्न मतलब पहले मतलब उगा दो कुछ, फिर इसको काट के जला के फिर दोबारा कुछ होगा उसके ऊपर, ठीक है, ओवर द टाइम। स्लैश एंड बर्न को अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे कि मैक्सिको में मिल्पा के नाम से, कुछ जगह पे झूम के नाम से जाना जाता था, ठीक है, तो अलग अलग नाम से इसको जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है कि लिबरलाइजेशन जो है ग्लोबलाइजेशन के अंदर किस प्रकार से असर डालता है? लिबरलाइजेशन का मतलब क्या? लिबरलाइजेशन मतलब है कि सारे बैरियर्स हटा दो और रिस्ट्रिक्शन हटा दो, जिससे कि सारा ट्रेड वगैरह इजीली हो पाए, सब कुछ आपस में एक दूसरे से इजीली इंटरकनेक्टेड हो पाए, इसको बोलते थे लिबरलाइजेशन, ठीक है। लिबरलाइजेशन किन चीजों का? ट्रेड का, बिजनेस का, जिससे कि डिसीजन जो है फ्रीली बनाए जा सके। इसमें क्या हुआ कि फ्री इंपोर्ट कर दिया गया, यानी आप इंपोर्ट पे कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, फ्री एक्सपोर्ट कर दिया गया। 1991 के अंदर ये हुआ था सब कुछ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसमें हुआ क्या, फॉरेन कंपनीज जो है यहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज लगा सकती थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आने लग गया था, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज होने लग गया था, लोकल कंपनीज खुद भी एमएनसीज बन सकती थी बाहर जाने के लिए, ठीक है, और फॉरेन ट्रेड इंटीग्रेट हुआ था और काफी ज्यादा प्रोडक्शन और मार्केट में स्ट्रेंथ आई थी। अगला क्वेश्चन है कि 2 तरीके बताना जिससे कि आप लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो लैंड डिग्रेड ना उसके लिए क्या करेंगे, ज्यादा पेड़ लगाओ, एफोरेस्टेशन करो, शेल्टर बेल्ट्स लगाओ, मतलब प्लांट्स के ऐसे बहुत सारी बेल्ट्स बनाओ, ठीक है। उसके अलावा प्रॉपर मैनेजमेंट करो वेस्ट लैंड्स का, माइनिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करो, और जितना भी इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट है उसको प्रॉपर तरीके से डिस्चार्ज करके निकालो, ट्रीट करके, जिससे कि वो नुकसान ना पहुंचाए आगे जाके।
अगला क्वेश्चन है कि कंजर्वेशन रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को बचाएंगे कैसे? रिसोर्सेज को बचाने के लिए पहली बात तो अवॉइड करना है ओवर यूटिलाइजेशन, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना गलत है, तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना पहली बार। दूसरी बात रिसाइकल करना रिसोर्सेज को। तीसरी बात रिड्यूस करना। चौथा जुडिशियस यूज करना, यानी कि सही प्रकार से इस्तेमाल करना, यानी कि अंधाधुंध कुछ भी इस्तेमाल किया जा रहा है और सही जगह पे लगाना है उसको। अगला क्वेश्चन है कमर्शियल फार्मिंग की फीचर्स क्या क्या? तो कमर्शियल फार्मिंग के अंदर बहुत ज्यादा हायर डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट का इस्तेमाल होता है, HYV सीड इस्तेमाल होता है, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड वगैरह इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ पे एक बात समझनी है, राइस एक कमर्शियल क्रॉप है हरियाणा के अंदर, बट ओडिशा के अंदर एक सबसिस्टेंस क्रॉप है, ठीक है, तो डिफरेंसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। प्लांटेशन भी एक प्रकार का आपका कमर्शियल क्रॉपिंग होता है, ठीक है। और प्लांटेशन आप ये भी समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के बीच का एक इंटरफेस है प्लांटेशन, ठीक है। प्लांटेशन मतलब प्लांटेशन की तरफ एग्रीकल्चर है, इस तरफ इंडस्ट्री है, बीच में रिलेट करने के लिए प्लांटेशन आपको याद रखना है। उसके अलावा इटालियन यूनिफिकेशन कैसे हुआ था? तो मिडल 19th सेंचुरी के टाइम पे इटली जो डिवाइडेड था 7 स्टेट्स के अंदर, ठीक है। तो ठीक है डिवाइडेड था। अब बाकी कुछ जो थे वहाँ पे इटालियन प्रिंसली हाउसेस भी थे जिनसे कि रूल किया जाता था। 1830 के अंदर जिससे भी मैजीने ने क्या किया था, मैजीने देखा कि किस प्रकार से मतलब हम यूनाइट कर सकते हैं इटालियन रिपब्लिक को, और कैसे हम मतलब अपनी खुद की इंडिपेंडेंस ले सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया गया था, ठीक है। तो उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर कैवर था जिसने कि मूवमेंट चलाई थी जिससे कि यूनिफिकेशन किया गया इटली का, ठीक है। और ना तो वो रिवोल्यूशनरी था ना तो वो डेमोक्रेट था। अब वो क्या टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस, यानी बहुत सारे जुगाड़ तरकीब लगाई गई, ठीक है, और फ्रांस के साथ मिलके भी, जिससे कि हुआ क्या कि जो सर्दिनिया था, यहाँ पे भी डिस्कस किया था, देखो सर्दिनिया जो था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब वो पावरफुल था वहाँ पे, तो उन्होंने क्या किया ऑस्ट्रियन फोर्सेस को 1859 के अंदर ऑस्ट्रियन के लोगों को मतलब हरा दिया, ठीक है। और 1861 के अंदर विक्टर एमानुएल सेकंड जो था वो उसने खुद जो है अब खुद को अपने आप को यूनाइटेड इटली का किंग जो है घोषित कर दिया था। तो इसको हम इटालियन यूनिफिकेशन के प्रोसेस के नाम से जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें से कौन है जिसने कि संवाद कौमुदी जो है पब्लिश की थी? तो राजा राम मोहन रॉय ने इसको पब्लिश किया था। अगला क्वेश्चन है कि जो यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो वर्ल्ड जैसे वर्ल्ड बैंक का कुछ अपना डेवलपमेंट क्राइटेरिया है, डेवलपमेंट कैसे देखते हैं, तो यूएनडीपी किस प्रकार से देखता है? देखो वर्ल्ड बैंक जो है वो जीडीपी का इस्तेमाल करता है, जीडीपी और पर कैपिटा इनकम का इस्तेमाल करके देखता है कि डेवलपमेंट कितना हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो यूएनडीपी है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के थ्रू देखता है, किसके थ्रू? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के थ्रू देखता है, जैसे कि वो एजुकेशन लेवल चेक करता है, हेल्थ स्टेटस चेक करता है, और पर कैपिटा इनकम सब कुछ वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के थ्रू ही देख लेता है, ठीक है। अब मैप सिंपल सा बिल्कुल कि जलियांवाला बाग मसाकर हमें पता है अमृतसर में, सिंपल सा है। और जहाँ पे सेशन कितनी बार आएगा ये तो मद्रास के अंदर हुआ था, ठीक है। भाखड़ा नागल डैम आपको मेंशन करना है, नोएडा का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बताया था, नोएडा इंपॉर्टेंट है, ये रहा दिल्ली के पास में दिख रहा है। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, ये रहा तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट आपका कहाँ है? महाराष्ट्र की तरफ है। हल्दिया सी पोर्ट, हल्दिया कहाँ है आपका? हल्दिया आपका वेस्ट बंगाल की तरफ है, ये रहा हल्दिया सी पोर्ट। भाखड़ा नागल डैम आपका ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दे रखा है जिसमें कि फ्रॉम इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया ट्रैवल थ्रू सिल्क रूट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया से क्या चीज़ थी जो कि ट्रैवल करके सिल्क रूट में सबसे ज़्यादा गई थी? तो एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ गया, अगर सिल्क रूट वाले खोलते हैं ऑप्शन तो देखो ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ोगे तो सब कुछ आप आंसर कर पाओगे, इतना कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस किया था क्लोथ्स एंड स्पाइसेस का सही आंसर हो जाएगा। इसमें से किसने कहा था कि प्रिंटिंग जो एक अल्टीमेट गिफ्ट है गॉड का और बहुत ही ग्रेटेस्ट वन है? तो ये कहा था मार्टिन लूथर ने बोला था। एक बात यहाँ पे ध्यान रखने में क्या, सुप्रीम कोर्ट जो होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है हमारे कंट्री के अंदर कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है, हमारे राइट्स को बचाता है, लोगों की दरख्वास्त सुनता है कोई दिक्कत होती है तो, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिस्प्यूट सेटल करता है। मान लो कि कभी ऐसा काम हो गया कि सेंटर और स्टेट दोनों आपस में भिड़ रहे हैं किसी बात को लेके, मान नहीं रहे किसी बात को लेके, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो दखल अंदाजी करेगा और फिर वो डिसाइड करेगा किसकी बात सही है किसकी बात गलत है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि हमारा जो सेंटर और स्टेट उसमें बने ना, तो इसका काम कौन सुलझाएगा? फिर सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। उसके अलावा प्रेसिडेंट को सलाह देने का काम भी सुप्रीम कोर्ट करता है। अब 3 फीचर बताने कल्टीवेशन ऑफ मिलेट्स के। मिलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मिलेट कौन कौन सी होती है? ज्वार, बाजरा, रागी हमारी जो कि इंपॉर्टेंट मिलेट्स है इंडिया के अंदर, और ये रेन फेड क्रॉप्स है, यानी कि मोस्टली जहाँ पे बारिश होती है वहां उगती है, और इनको हार्डली सॉरी हमें क्या कहता है कि मोस्ट एरियाज में उगती है, और इनको हार्डली इरिगेशन चाहिए होता है, मतलब इरिगेशन बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है, फिर भी ये ग्रो कर जाती है, ठीक है। और मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से? ज्वार जहाँ जहाँ प्रोड्यूस होता है महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश आपका, मध्य प्रदेश है, ठीक है। और बाजरा कहाँ पे है? बाजरा आपका जो है ब्लैक सॉइल और सैंडी सॉइल पे अच्छा उगता है, और रागी जो है वो आपकी ड्राई सीजन की क्रॉप है, ये आपकी रेड, ब्लैक और सैंडी लोमी सॉइल पे अच्छी उगती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमें मिलेट्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे कि वर्नाकुलर एक्ट, प्रेस एक्ट जो था वो किस रूल के बेस पे पास हुआ? तो आयरिश प्रेस लॉ के बेसिस पे पास हुआ था, ठीक है।
उसके अलावा ब्रिटिशर्स जो थे उनका जो एटीट्यूड था, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद फ्रीडम प्रेस का मतलब क्या होता है, जो भी न्यूज़ मीडिया वगैरह होती है उसके द्वारा जो है थोड़ा चेंज कैसे हो गया एक्सप्लेन करना है, क्योंकि जो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स थे वो एजेक्टिवली नेशनलिस्ट बन चुके थे, यानी कि वो नेशन के हमारे बारे में बात कर रहे थे कि हमारा नेशन जो है सेपरेट होना चाहिए, ब्रिटिशर से आज़ाद होना चाहिए। उसके अलावा दो इम्पैक्ट आपको बताने थे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बाद, कौन से दो इम्पैक्ट पड़े थे। देखो, गवर्नमेंट के पास एक्सटेंसिव राइट आ गया था कि वो रिपोर्ट्स को सेंसर भी कर सके, मतलब कुछ ऐसी रिपोर्ट जो कि बाहर नहीं आनी चाहिए उसको सेंसर कर सकती थी। और गवर्नमेंट जो रेगुलर मतलब वो रख सकती थी ट्रैक कि जो भी वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स जा रहे हैं अलग अलग प्रांतों के अंदर, जो पेपर जो रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, उनमें क्या चीज़ें बताई जा रही है, क्या चीज़ें नहीं बताई जा रही हैं। अब फिर से यहाँ पे मैप का क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी जी ने जहाँ पे सत्याग्रह स्टार्ट किया था इंडिको का, पता ही है कहाँ पे, चंपारण में किया था। जहाँ पे गांधी ने सॉल्ट लो तोड़ा था वो तो डांडी था। उसके अलावा नाहर कटिया ओल्ड ऑयल फील्ड बतानी है, ठीक है, तो वो आपकी यहाँ पे है नाहर कटिया ओल्ड ऑयल फील्ड, आई थिंक ये असम के अंदर है। हाँ ठीक है, तो ये असम की रीजन के अंदर है। उसके अलावा तलचर आपका मेजर कोल माइंस कहाँ पे, तलचर ये रहा आपका तलचर, ठीक है, कहाँ है आपका, ये आपका आ रहा है उड़ीसा के अंदर। उसके बाद नरोरा, नरोरा तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। तुतिकोरिन पता ही है, तुतिकोरिन का हमारा ये रहा तमिलनाडु की तरफ है, विशाखापट्टनम के पास, पहले भी डिस्कस किया है इसको। यहाँ पे मैच करना है कि सरदार सरोवर डैम जो है, सरदार सरोवर डैम किस पे बना है, ये बना है नर्मदा पे। हीराकुंड डैम जो है आपका, हीराकुंड बना आपका महानदी पे। भाखड़ा नागल डैम जो है आपका वो सिंपल है बिल्कुल कि आपका सतलुज पे है, और नागार्जुना किस पे है, कृष्णा पे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको नेशनल पार्क बताना है स्टेट के अकॉर्डिंग, तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में, जहाँ पे वन एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। उसके अलावा सुंदरबंस डेल्टा जो है कहाँ आपके वेस्ट बंगाल में, जो कि लार्जेस्ट डेल्टा है दुनिया का। बांधवगढ़ नेशनल पार्क आपका, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है आपका, ये आपका है, हाँ ये आपका मध्य प्रदेश में है। और जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे। अब गांधी जी ने जो सत्याग्रह को एक प्योर सोल फोर्स क्यों बोला था, इसको एक्सप्लेन करना है। गांधी जी का मानना था कि जो सच है ना, वो किसी भी आत्मा का सबसे मतलब बेसिक सब्सटेंस है, ठीक है, तो सच मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा सोल जो है, हमारी जो सोल है वो एक नॉलेज के साथ इन्फॉर्म्ड है, ठीक है, और वो मतलब बर्न्स विद द फ्लेम ऑफ लव, ठीक है, मतलब हम नॉन वायलेंस के साथ हैं, नॉन नॉन वायलेंस को सुप्रीम धर्म मानते थे। उसके अलावा सत्याग्रह जो कोई फिजिकल फोर्स नहीं है, ठीक है, कोई फिजिकल फोर्स नहीं है, प्योर सोल फोर्स है। इसके ऊपर भी इंपॉर्टेंट है ये, मतलब क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, तो पता होना चाहिए हमें, ठीक है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको दो प्रॉब्लम बतानी थी ग्लोबल इकोलॉजी की, जो कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज की वजह से बढ़ रही है, यानी कि रिसोर्सेज का अंधाधुन अलग प्रकार से इस्तेमाल हो रहा है, कोई कैसे करे कोई कैसे करे, तो इसकी वजह से ग्लोबल इकोलॉजी की प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको वो बतानी प्रॉब्लम, ठीक है। तो ह्यूमंस क्या करते हैं, इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करते हैं, जैसे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि ओजोन लेयर आपकी डिप्लीट हो रही है बहुत ज़्यादा, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस जैसे ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती है, और लैंड डिग्रेडेशन भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए। उसके अलावा यहाँ पे आपको कैटेगरी दे रखी है फॉरेस्ट की, जिसको कि आपको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, ठीक है। तो लार्जेस्ट सबसे बड़े कौन से फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट हमारे, उसके बाद हमारे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, उसके बाद अनक्लास्ड फॉरेस्ट हमारे, जैसा दे रखा है उसी लाइन वही लाइन वाइज हमारा सही है, ठीक है। ये लार्जेस्ट, फिर इससे छोटा, फिर सबसे कम मात्रा में ये पाया जाता है अनक्लास वाले। सर इसका टाइगर रिजर्व आपकी जो है राजस्थान के अंदर है। उसके अलावा मैचिंग करनी यहाँ पे, हीराकुंड डैम जो है आपका, हीराकुंड डैम किस पे बना है आपका, महानदी पे बना है, ठीक है। तो और उसके अलावा जो गांधी सागर जो डैम है, गांधी सागर डैम भी आपका अ, ये बना है आपका चंबल पे। उसका नागार्जुना सागर जो था वो हमारा बना है कृष्णा पे, अभी डिस्कस किया था। मिट्टर आपका बना हुआ है कावेरी पे, ये आपको याद होना चाहिए, मिट्टर वाला कावेरी पे, ठीक है, मतलब सिंपल है ये तो, बेसिक नॉलेज होती है। तो सी इसका सी आंसर हो जाएगा। उसके अलावा बताना है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कौन कौन से मेन कंपोनेंट होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के अंदर लीडर्स होते हैं, कुछ एक्टिव कार्यकर्ता होते हैं, फॉलोवर्स होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स नहीं होते, ठीक है। तो सिंपल था ये तो बिल्कुल, कि तीन आपके ये सही हो जाएंगे। उसके अलावा रिलेशन बताना आपको, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के बीच में क्या रिलेशन है। देखो एग्रीकल्चर क्या करता है, एग्रीकल्चर के अंदर रॉ सामान बनता है जो कि इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है, ठीक है। तो इंडस्ट्री डिपेंड करती है रॉ मटेरियल के ऊपर। अब इंडस्ट्री क्या करती है, एग्रीकल्चर को क्या क्या प्रोवाइड कराती है, तो इरिगेशन के लिए पंप प्रोवाइड कराती है, फर्टिलाइजर प्रोवाइड करती है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, प्लास्टिक, पीवीसी पाइप्स, मशीन्स, टूल्स, सब कुछ प्रोवाइड कराती है फार्मर्स को, ठीक है। तो आपस में दोनों का रिलेशन है, ठीक है। याद रखना है कि ये हैंड इन हैंड है, हैंड इन हैंड मतलब ऐसा नहीं, मतलब साथ में साथ चलती है, ठीक है, ये नहीं कि बिल्कुल ही अलग अलग है, दोनों आपस में एक दूसरे का रिलेशन बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन है कि बल्कन रीजन में जब टेंशन्स बढ़ने लग गई थी तो उसके चलते पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था, है ना, तो क्यों हुआ था बताना है आपको। तो बल्कन रीजन जो था वो एक जियोग्राफिकल एथनिक वेरिएशन था। एथनिक वेरिएशन मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग अलग लोग मतलब रहते थे, जैसे कि रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोशिया, बॉस्निया, हेर्जेगोविना और स्लोवेनिया, सर्बिया, ठीक है। तो
अलग जाके इनहेबिटेड लोग रहते थे जिनको कि ब्रॉडली हम स्लेव्स बोलते थे। ठीक है, एक लार्ज पार्ट जो था बल्कन्स का वो ऑटोमान अंपायर के कंट्रोल में था, ऑटोमान अंपायर के कंट्रोल में था। अब उस टाइम पे हुआ था कि रोमांटिक नेशनलिज्म के आइडियाज जो है बहुत ज़्यादा फैल रहे थे, जिसके चलते उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने बोला कि हम हमें डिसइंटीग्रेशन करना है ऑटोमान अंपायर से। ठीक है, हमें अलग होना है इससे, और बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो गए थे, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लोग हो गए थे वो इसके बाद। ठीक है, अपने नेशनलिज्म को लेके ऑल थ्रू द 19th सेंचुरी द ऑटोमन अंपायर ने क्या किया, खुद को मतलब स्ट्रेंथ की। ठीक है, खुद को भी तो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ना उसको। ठीक है, उसने इंटरनल रिफॉर्म्स किए, लेकिन उसको सक्सेस बहुत कम मिली इसके अंदर। एक एक करके यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनल्स ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल। ठीक है, यूरोपियन जो थे वो उसके कंट्रोल से बाहर निकलते चले गए ऑटोमन अंपायर के। ठीक है, और बल्कन लोगों ने क्या किया, अपनी खुद की इंडिपेंडेंस क्लेम करी नेशनल अपने नेशनलिटी के बेसिस पे। ठीक है, और अपना इतिहास प्रूव किया कि देखो हम लोग इंडिपेंडेंट है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि फॉरेन पावर्स ने फिर से उनके ऊपर कब्जा कर लिया था, ऐसा हुआ था। ठीक है, फिर से एक मैप का क्वेश्चन सिंपल सा, ईस्टर्न टर्मिनल स्टेशन ऑफ वेस्ट ईस्ट कॉरिडोर। टर्मिनल स्टेशन मतलब जो कि लास्ट स्टेशन होते हैं, तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का जो टर्मिनल स्टेशन है वो क्या है आपका, वो सिलचर। ठीक है, तो ये असम में आपका सिलचर है। लीडिंग स्टेट ऑफ कॉफी प्रोडक्शन में आगे बढ़ता हुआ लीडिंग स्टेट कौन सा, हमारा कर्नाटका है। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सा है, नरोरा है। कितने बार डिस्कस करें इसको। मेजर सी पोर्ट है उड़ीसा के अंदर मेजर सी पोर्ट कौन सा है, पारादीप है। इसको डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। अगला क्वेश्चन है, स्वप्ना एक स्मॉल फार्मर है जो कि कॉटन उगाना चाहती है। कॉटन उगाती समझ में आ गया, कॉटन आ गया तो ब्लैक्सवेल आ गया। ब्लैक्सवेल कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर, बी वाला भी है, डी वाला भी है, तो सही आंसर कौन सा होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें से आपको जिगजी के कैरेक्टरिस्टिक्स को रीड करना है। ठीक है, और चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। तो पहली बात तो इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग प्रिंटेड बुक्स इन द वर्ल्ड। जिगजी बिल्कुल सही बात है ये। दूसरा तरीका है, इट कंटेन्स द मेन्स बिलीव ऑफ क्रिश्चियनिटी के बिलीफ के बारे में बात करता है, बिल्कुल आती है। ये सेकेंड वॉल्यूम था जो कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ फ्रांस के अंदर अवेलेबल था, तो ये बात भी आपकी यहाँ पे सही है। उसके अलावा इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर इन 2001, ये बात भी आपकी सही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तीनों बातें सही थी आपकी, यानी कि आपका फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आपका सही हो जाएगा। मिड 16th सेंचुरी के टाइम पे डिजीजेस जैसे कि स्मॉल पॉक्स थी वो अमेरिका पहुंच गई थी, तो वो किन के द्वारा पहुंची थी, स्पेनिश लोग लेके गए थे, स्पेनिश सोल्जर्स के थ्रू पहुंची थी। ठीक है, और मैं वर्क दे रखा है और बता रखे कितने कितने लोग उसमें काम करते हैं, बताना ऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने लोग काम करते हैं। तो जितने लोग खेत में काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं है। टीचर जो स्कूल में काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइज है, कितने 10 हैं। वर्कर्स जो कि बड़ी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं 140 है, और एम्प्लॉय जो कि हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं वो 60 है। तो इन तीनों को जोड़ने में 210 आएगा, जो 210 का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैचिंग करनी थर्मल पावर प्लांट की। ठीक है, तो तलचर जो है आपका, तलचर आपका कहाँ है, उड़ीसा के अंदर है। रामागुंडम आपका तेलंगाना के अंदर है, और भुसावल आपका महाराष्ट्र के अंदर है, विजयवाड़ा आपका आंध्र प्रदेश के अंदर है। हाँ ठीक है, तो ऑप्शन ए इसके अंदर सही हो जाएगा। अदर्शन रीजन है यहाँ पे, इंडिया जो एक इंडिया के पास बहुत सारी पॉसिबिलिटी, जैसे कि वो सोलर एनर्जी बना सकता है, बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है आपका। ज़्यादातर इंडिया का जो लैंड एरिया है वो ठंडे एरिया में आता है, गलत बात है ये, तो पहले इसमें सही है, अदर्शन सही है, रीजन आपका गलत है पूरा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि आपको सेक्टर पता करना है, कौन सा सेक्टर है इसमें से। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेक्टर टू अर्न प्रॉफिट, ये सिर्फ प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ये एक पर्सन या फिर कंपनी के द्वारा ओन किए जाते हैं। टाटा आयरन स्टील इसका एग्जांपल है, टाटा आयरन स्टील इसका एग्जांपल है, तो प्राइवेट सेक्टर है। ठीक है, तो उसका प्रॉफिट देखते हैं वो लोग। उसके अलावा इसमें से कौन सा जो न्यूज़पेपर है वो बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड है। उससे पहले देखो न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंस क्या थी उस टाइम पे, तो पहले नेशनलिज्म के जो आइडिया थे वो न्यूज़पेपर से फैल रहे थे। ब्रिटिश की जो पॉलिसीज लॉज थे उनके खिलाफ हम लोग न्यूज़पेपर में लिख रहे थे। ठीक है, लोगों के पब्लिक ओपिनियन भी और दूर तक पहुंच रहे थे जो कॉलोनी रूल के खिलाफ थे। लोगों को फ्रीडम मूवमेंट्स और प्रोटेस्ट के बारे में पता चल रहा था, और अलग अलग रीजन से इंडियंस जो है एक साथ में यूनाइट हो रहे थे। अब देखो यहाँ पे न्यूज़ पेपर्स और किन्होंने उसको पब्लिश किया पता होना चाहिए, लैंग्वेज भी पता होनी चाहिए, तो अच्छी बात है, इंपॉर्टेंस तो पता होनी चाहिए, सब कुछ पता होना इंपॉर्टेंट है। बट किस चीज़ का इंपॉर्टेंस है, केसरी केसरी जनरल जो है किसने लिखा था, बाल गंगाधर तिलक ने। देखिए, यंग इंडिया महात्मा गांधी ने, हरिजन महात्मा गांधी ने। बंगाल गैजेट जो है आपका, बंगाल गैजेट लिखा था जेम्स ऑगस्टस सिक्की ने। ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है, किसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला न्यूज़पेपर था इंडिया के अंदर जिसने कि कॉलोनियल अथॉरिटीज को क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था, और ये इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखा गया था। अब देखते हैं यहाँ पे, तो बाल गंगाधर तिलक से पूछा था रिलेटेड, तो कौन सा हो जाएगा, केसी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉरेस्ट सॉइल की, दो हमें स्पेशलिटी पता होनी चाहिए। फॉरेस्ट सॉइल जो होती है वो ह्यूमस में बहुत ज़्यादा रिच होती है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर डिकम्पोज लीव्स और वेजिटेशन होता है। उसके अलावा उसका जो टेक्सचर और फर्टिलिटी है सॉइल का, वो उसका एल्टीट्यूड यानी हाइट, क्लाइमेट और उसके वेजिटेशन पे डिपेंड करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, पहले तो सारे नोट्स निकालता है, करेंसी निकालता है। उसके अलावा फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स जो है, जो बैंक वगैरह उनके ऊपर सुपरवाइज करता है, मॉनिटर करता है बैंक्स को। ठीक है,
बस इतना ही ठीक है, इतना हमें पता होना चाहिए। और उसके अलावा ये भी ध्यान देता है कि बैंक सिर्फ अपना फ़ायदा ना करें, लोगों का फ़ायदा हो रहा हो। उसके अलावा इंडस्ट्रियलाइज़ेशन और अर्बनाइज़ेशन की वजह से कैसे वाटर सप्लाई में इम्पैक्ट पड़ा है। तो बहुत ज़्यादा पानी ये लोग इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्री वगैरह के अंदर, ठीक है? डिप्लेशन हो रहा है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज़ का और ओवर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है पानी को, और इसके अंदर हार्मफुल एफ्लुएंट्स ये लोग छोड़ते हैं, जिससे कि पानी गंदा होता है और बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है। उसके अलावा अल्लूरी सीताराम राजू ने इंडियन नेशनल मूवमेंट में कैसे अपना हाथ बढ़ाया था, बताओ उसको? तो उसने क्या किया था कि मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट चलाई थी गुडेम हिल्स पे, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, ठीक है? और ये क्लेम किया था उनके पास बहुत अलग-अलग प्रकार की स्पेशल पावर्स हैं। अब इसके चलते क्या था, रेबल्स को ऐसा मानने लगा जैसे खुद ये भगवान का अवतार है, अगर इतनी सारी पावर्स हैं इनके पास तो। ठीक है, हालाँकि गांधी जी को सपोर्ट तो करते थे, गांधी जी के मतलब सपोर्ट में थे। उनके चक्कर में खादी पहनना भी शुरू कर दिया, पीना भी छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन उसी टाइम पे क्या करते थे, उनका ये भी मानना था कि अब अगर इंडिया को आज़ाद करना है तो फोर्स के थ्रू ही होगा, नॉन वायलेंस से तो काम नहीं चलेगा अपना, ठीक है। भले ही गांधी जी के साथ थे, लेकिन फिर भी ऐसा मानते थे। चलो, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट से क्या बात निकल के आई थी? तो गांधी इरविन पैक्ट से हुआ था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कॉल्ड ऑफ हो गया था, नहीं रुक दिया गया था। और गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था सेकंड राउंड टेबल में, कहाँ पे? कॉन्फ्रेंस में किया था पार्टिसिपेट, लंदन के अंदर, इंपॉर्टेंट है। और गवर्नमेंट ने मतलब मान लिया था कि जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको वो आज़ाद कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट क्यों कर दिया था 1947 1991 के बीच में? इसका रीजन है कि हम लोग जो फॉरेन कंपटीशन से compete नहीं कर पा रहे थे, इसलिए यहाँ पे मतलब वो बैरियर लगा दिया गया था कि रोक दो भाई, अभी हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी धराशायी हो रही थी, हमारे यहाँ की खुद की ग्रोथ के लिए और इंडियन इंडस्ट्री धीरे ग्रो कर सके, उसके लिए हम लोगों ने फॉरेन ट्रेड बैरियर्स को फिर से मतलब अप्लाई किया, तो उस टाइम पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया था फॉरेन ट्रेड को। अगला क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से क्या हुआ था? पहले तो बहुत ही ज़्यादा डिफेंस के ऊपर खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा था, ठीक है, अपने को सेफगार्ड करने के लिए। टैक्सेस बहुत ज़्यादा महंगे होते, कस्टम ड्यूटीज बहुत ज़्यादा लग रही थी। फोर्स रिक्रूटमेंट होता है, लोगों को जबरदस्ती आर्मी के अंदर ढकेला जा रहा था, ठीक है। तो यार ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपने चारों पार्ट को जो है अच्छे से देखा होगा, और एक बार आप अच्छे से रिकॉल करके जाएंगे तो आप डेफिनेटली एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पा रहे होंगे, ठीक है। यार ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, कीप स्टडिंग, बाय बाय।